बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आज हमारी जो डिस्कशन है वो कंप्यूटर जो है उनकी हिस्ट्री भी होगी, उसकी जनरेशन हम देखेंगे कि हमारे पास कौन कौन सी जनरेशन है। इसमें सबसे पहले हम फर्स्ट जनरेशन को देखते हैं। फर्स्ट जनरेशन में हमारे पास जो कंप्यूटर सिस्टम थे उसके अंदर हमारे पास वैक्यूम ट्यूब्स इस्तेमाल हुई। यहाँ पे आपको नज़र आ रही है, ये वैक्यूम ट्यूब है, ठीक है। उसको इस्तेमाल करके जो है कंप्यूटर सिस्टम शुरू में बनाए गए। तो इसमें हमारे पास जो पहले जो हमारे पास सिस्टम बनाया गया जनरल पर्पस कंप्यूटर सिस्टम, एनईए, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर इन कंप्यूटर। और ये हमारे पास डिज़ाइन किया गया यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में। इस पे 1943 में काम स्टार्ट हुआ और 1946 में ये कंप्लीट हुआ। ये इस पे जो काम किया है जॉन मार्कली ने और जॉन एकर्ट ने। और ये हमारे पास जो दुनिया का सबसे पहला जनरल पर्पस डिजिटल कंप्यूटर था। बेसिकली ये जो सिस्टम हमारे पास, ये कंप्यूटर सिस्टम बनाया गया था, इसका ऑब्जेक्टिव बेसिकली आर्मी के यूज़ के लिए बनाया गया। और इस पे जो आर्मी बैलिस्टिक रिसर्च लेबॉर्ट्री थी, BRL बैलिस्टिक रिसर्च लेबॉर्ट्री, उनको वर्ल्ड वार 2 में कुछ वेपन्स के लिए उन्होंने ट्राइजेक्टरी टेबल्स बनानी थी। और उसके लिए जब वो लोगों को जो आम उसको मैनुअली जब बनाया जाता था तो उसमें तकरीबन काफ़ी लोग, सौ की तादाद में लोगों को यूज़ किया जाता। और उसमें भी एक वेपन के लिए जो है ना काफ़ी टाइम लग जाता, मतलब दिनों, घंटे और दिन भी लग जाते उसमें, उस टेबल को बनाने के लिए। तो उसके लिए फिर हम उसी प्रोजेक्ट को की हेल्प के लिए हमारे पास एनईएक पे काम शुरू हुआ कि एक ऐसा कंप्यूटर सिस्टम बनाया जाए कि जो इस टास्क को, जो मैनुअल टास्क करते थे, मैनुअल लोग इसको करते थे, इसको ऑटोमेट किया जाए और जल्दी से हो जाए, ठीक है, इसके लिए मशीन हो। तो लेकिन इसमें ये हुआ कि ये इसमें काफ़ी टाइम लग गया, तो उस वक्त तक ये कंप्लीट प्रोजेक्ट नहीं हो सका जिस ऑब्जेक्टिव के लिए इसको बनाया गया था। लेकिन जो पहला काम इससे लिया गया वो जो हाइड्रोजन बॉम्ब था उसकी फिजिबिलिटी को कैलकुलेट करने के लिए, उसके अंदर जो कैलकुलेशन थी उसको परफॉर्म करने के लिए इसको इस्तेमाल किया गया। और फिर ये हमारे पास ये जो हमारे पास एनईएक है, ये BRL लैब जो है ये इसको यूज़ करती रही 1955 तक, और फिर इसको डिसअसेंबल कर दिया। तो ये हमारे पास एनईएक की हिस्ट्री है। हमारे पास ये जो एनईएक सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम था, इसका वज़न था 30 टन, काफ़ी वज़नी था। और तकरीबन 1500 स्क्वायर फीट जो है ना इसको स्पेस रिक्वायर्ड थी। और इसके अंदर तकरीबन 18,000 से ज़्यादा वैक्यूम ट्यूब इस्तेमाल हुई थी और 140 किलोवाट पावर कंजम्पशन थी इसकी। इसकी जो कैपेबिलिटी थी ये 5000 एडिशंस पर सेकंड कर सकता था उस वक्त। और ये हमारे पास डेसिमल मशीन थी, ठीक है। और इसके अंदर जो मेमोरी थी उसके अंदर 20 एक्यूमुलेटर से, और हर एक्यूमुलेटर जो था उसके अंदर 10 डिजिट का नंबर जो है वो स्टोर हो सकता था। सबसे बड़ा इसकी जो इसकी ड्रॉबैक थी वो ये थी कि इसके अंदर जो है मैनुअल प्रोग्रामिंग की ज़रूरत होती थी। स्टोर प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट नहीं था उस वक्त, तो मैनुअली जो है स्विचेस को यूज़ करके मशीन को प्रोग्राम किया जाता था, ठीक है। और उसमें केबल्स को प्लग और अनप्लग किया जाता था। ये इसके अंदर इसका मेन ड्रॉबैक था। उसके बाद हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल कंप्यूटर्स, उसमें कॉन्सेप्ट दिया जॉन वॉन न्यूमन ने, इसका कॉन्सेप्ट दिया। और बेसिकली इसके अंदर जो अहम चीज़ थी वो थी स्टोर प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट जो है इसके अंदर दिया गया। क्योंकि इससे पहले जो कंप्यूटर सिस्टम था उसके अंदर स्टोर प्रोग्राम का कॉन्सेप्ट नहीं था, मैनुअली उसको प्रोग्राम किया जाता था स्विचेस के थ्रू।
तो वो काफ़ी मुश्किल काम था। तो इस आइडिया को पहले जो है इसको पब्लिश किया गया 1945 में, और इसमें काम किया बहुत सारे डिज़ाइनर्स जो थे जिन्होंने एनएफ में काम किया। जो मैथमेटिशियन से ये जो ज़्यादा पॉपुलर है उसमें जॉन वॉन न्यूमन है। उसमें इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया कि भी प्रोग्राम जो है उसको मेमोरी में स्टोर किया जा सकता है और डेटा के साथ, और उसको एग्जीक्यूट किया जा सकता है। इससे पहले ये कॉन्सेप्ट नहीं था, ठीक है। स्टोर्ड प्रोग्राम का कॉन्सेप्ट नहीं था, बल्कि मैनुअली जो ऑपरेट किया जाता था थ्रू स्विचेस कंप्यूटर सिस्टम को। तो ये उस वक्त एक नया आइडिया फ्लोट हुआ और इसको प्रपोज किया गया। तो इससे बहुत बड़ा मसला हल हो गया, क्योंकि अब प्रोग्राम को स्टोर किया जा सकता है तो बड़े प्रोग्राम्स भी एग्जीक्यूट किए जा सकते हैं। मैनुअली बहुत बड़े प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करना बड़ा मुश्किल काम था। और उन्होंने आईएएस कंप्यूटर पे काम किया, जो कि हमारे पास इंस्टीट्यूट फॉर एडवांस स्टडीज़ जो है उसमें काम हुआ, और उसके डिफरेंट मॉडल्स जो है ना वो प्रपोज किए गए, प्रोटोटाइप उनके बनाए गए। और ये हमारे पास जो सिस्टम था आईएएस, ये 1952 में ये कंप्लीट हुआ। अच्छा, ये हमारे पास आईएएस कंप्यूटर जो है ना, जो वॉन न्यूमन ने जो मॉडल लिया था मशीन का, ये उसका स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास डिफरेंट मेन कंपोनेंट्स डिफाइन किए गए कंप्यूटर सिस्टम के, जो कि आज तक जो है ना उसी तरह से इसी मॉडल की बेस पर आपके मॉडर्न सिस्टम भी जो है वो काम कर रहे हैं, और उनमें भी ये सारे कंपोनेंट मौजूद हैं। ये हमारे पास जो मेन कंपोनेंट अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट प्रपोज किया गया कि भाई ये हमारे पास सिस्टम है, आईएएस कंप्यूटर सिस्टम है, इसके अंदर हमारे पास एक यूनिट होगा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, जो कि एडिशन वगैरह, सब्ट्रैक्शन, एडिशन वगैरह करेगा। तो इसको सेंट्रल अर्थमेटिक यूनिट भी, सियासी सेंट्रल अर्थमेटिक यूनिट भी कहा जाता है। इसी तरह से फिर दूसरा कंपोनेंट डिफाइन किया गया प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट। ये हमारे पास आप कह सकते हैं कि आपका जो पूरा सिस्टम है उसके अंदर जो ऑपरेशंस हो रहे हैं उनकी सीक्वेंसिंग और तमाम ऑपरेशंस को मैनेज करना, जैसे प्रोसेसर के अंदर कंट्रोल यूनिट होता है, ये वही चीज़ है। ये हमारे पास सीसी का मतलब है सेंट्रल कंट्रोल यूनिट, सीसी। और ये हमारे पास प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट हो गया, सारे जो काम हो रहे हैं उनको मैनेज करना, जितने भी ऑपरेशन हो रहे हैं उनकी सीक्वेंसिंग, ठीक है, कंट्रोल सिग्नल्स की जनरेशन और ये सारी चीज़ें। इसके साथ दूसरा जो कंपोनेंट इसके अंदर आप देख सकते हैं मेमोरी है, जिसके अंदर प्रोग्राम और डाटा स्टोर होगा, ठीक है। तो ये अहम कंपोनेंट हो गया। साथ में आपके पास आईओ इक्विपमेंट, ये आपके पास जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से जो इनपुट आएगी, फिर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को जो आउटपुट प्रोड्यूस होगी, तो वो ये कंपोनेंट, तो ये वो हमारे पास मेनली हम देख लें तो 4 कंपोनेंट्स हैं जो मॉडल दिया था वॉन न्यूमन ने, ठीक है। तो अभी तक जो है करंटली जो मॉडर्न आपके पास कंप्यूटर सिस्टम्स हैं उसके अंदर भी यही मॉडल जो है, यही कंपोनेंट्स मौजूद हैं। आईएस की जो मेमोरी थी उसके अंदर 1000 स्टोरेज लोकेशन थी, और हर एक लोकेशन पे 40 बिट्स का वर्ड जो है वो स्टोर हो सकता था, और उस मेमोरी के अंदर स्ट्रक्चर को भी स्टोर किया जा सकता था, डेटा को भी। और जो नंबर्स होते थे वो बाइनरी फॉर्म में रिप्रेजेंट होते थे, और इसी तरह से जो इंस्ट्रक्शन होती थी उसके लिए भी बाइनरी कोड होता था। तो आप यहाँ पे देख लीजिए, आपके पास 40 बिट्स का जो है हमारे पास ये नंबर की बात हो रही है, तो इसमें ये जो फर्स्ट ये लेफ्ट मोस्ट बिट है ये साइन बिट थी, और बाकी ये जो आपके पास और बिट्स हैं ये इसमें नंबर स्टोर होता था। उसी तरह से जो हमारे पास इंस्ट्रक्शन वर्ड है इसके अंदर
ऑपकोड और एड्रेस हो गया, ठीक है। तो इसके अंदर ऑपकोड में और जो ऑपरेशन कोड हो गया और साथ में एड्रेस, तो दो इंस्ट्रक्शन लेफ्ट और राइट इंस्ट्रक्शन इसमें स्टोर हो सकती है। ये उसका जो है और डिटेल स्ट्रक्चर है आईएएस कंप्यूटर का। इसमें आप देख सकते हैं कि उसके जो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है उसके अंदर एक्यूमुलेटर है और मल्टीप्लायर कोशेंट है। ये एडिशन के दौरान जो है ये दोनों कंपोनेंट इस्तेमाल होती थी। जब एएलयू जो है अर्थमेटिक और लॉजिक यूनिट था, ये एडिशन करता था तो इसमें कुछ पोर्शन एक्यूमुलेटर में स्टोर होता था और कुछ मल्टीप्लायर पोर्शन। और इसी तरह से MBR है यहाँ पे, ये मेमोरी बफर रजिस्टर। तो मेमोरी से डेटा को रीड या राइट जब किया जाता था तो उसमें ये कंपोनेंट इस्तेमाल होता था। आप देखिए, और मेमोरी पे डाटा राइट करना है तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। ये राइट भी ऑपरेशन हुआ, उसका रिजल्ट को मेमोरी में स्टोर करना है या रीड करना है मेमोरी से, तो वो भी मेमोरी बफर रजिस्टर में मेमोरी से ऑपरेंड आएगा और MBR में आ जाएगा। इसके अलावा हमारे पास ये MBR को अगर किसी इनपुट डिवाइस से डेटा रीड करना है या किसी आउटपुट डिवाइस को डेटा राइट करना है तो पहले MBR में डेटा जो ऑपरेंड आएगा और फिर उससे इनपुट आउटपुट जो डिवाइस है उसके कर जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे एक और कंपोनेंट इस्तेमाल हो रहा है IBR इंस्ट्रक्शन बफर रजिस्टर। इसमें जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन थी वो इसमें स्टोर हो जाती थी और जो करंट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होती थी वो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में होती थी। और प्रोग्राम काउंटर हो गया नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को पॉइंट करने के लिए। मेमोरी एड्रेस रजिस्टर हो गया जो मेमोरी एक्सेस करनी है, रैम में से जो एरिया एक्सेस करना है उसको, उसके लिए एड्रेस जो होगा वो मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में आ जाएगा और उसी लोकेशन से मेमोरी से एक्सेस किया जाएगा इंस्ट्रक्शन या डेटा को। और इसी तरह से हमारे पास यहाँ पे आपको कंट्रोल सर्किटरी की आपका कंट्रोल यूनिट हो गया, जैसे कंट्रोल सिग्नल जनरेट हो गए, जिससे ये तमाम कंपोनेंट्स जो हैं ये आईओएस कंप्यूटर की जो है उनको मैनेज किया जाएगा। तो ये कंट्रोल यूनिट हो गया। आप इसको इस पूरे कंपोनेंट को जो है ना प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट हम कह सकते हैं। और ये ऊपर जो है कंपोनेंट्स हैं ये इसको हम अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट कह सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास एक्सपेंडेड स्ट्रक्चर है आईएएस कंप्यूटर का। जो हमारे पास रजिस्टर्स की डिटेल बता दी। मेमोरी बफर रजिस्टर में हमारे पास जो वर्ड मेमोरी से रीड करना है या स्टोर करना है, रीड या राइट करना है वो यहाँ आएगा, या आईओ से रीड राइट करना है तो वो यहाँ आएगा। मेमोरी एड्रेस रजिस्टर की भी हमने बात कर दी कि हमारे पास जो हमने रीड करना है मेमोरी से इंफॉर्मेशन तो उसका एड्रेस जो है कंटेंट्स का वो मार में आ जाता है। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर जो है इसका ये इसका 8 बिट कोड को स्टोर करता है। ये उसके अंदर जो इंस्ट्रक्शन बफर रजिस्टर है उसके अंदर टेम्परेरी जो है बाद वक़्त इसके अंदर आईएएस में एग्जीक्यूशन होती है तो राइट हैंड इंस्ट्रक्शन को स्टोर करना पड़ता है, तो ये उसमें उसको स्टोर करने के लिए यूज़ होता है। प्रोग्राम काउंटर हो गया जो कि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को पॉइंट करता है, इसको फेच करना है। और एक्यूमुलेटर और मल्टीप्लायर क्वोशंट MQ, ये दोनों रजिस्टर इस्तेमाल होते हैं जब एडिशन या मल्टीप्लिकेशन वगैरह होती है तो उसमें ये दोनों रजिस्टर इस्तेमाल होते हैं। ये हमारे पास जो आईएएस के अंदर ऑपरेशंस होते हैं डिफरेंट इंस्ट्रक्शन फेच होती है और इंस्ट्रक्शन जो है वो एग्जीक्यूट होती है। ये उसका एक फ्लो चार्ट सा कह सकते हैं कि किस तरह से इंस्ट्रक्शन फेच होती हैं और फिर वो किस तरह से इंस्ट्रक्शन जो है वो एग्जीक्यूट होती हैं, तो उसका एक फ्लो चार्ट है। और ये हमारे पास टेबल जो है शो कर रहा है आईएएस का इंस्ट्रक्शन सेट। इसमें डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस हैं आईएएस की। आप पहला पोर्शन आप देख सकते हैं, ये जो पोर्शन है ये डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए इंस्ट्रक्शन जो है वो सारी इसमें आ जाती हैं। इसमें हम देखें तो
जो ये पहली इंस्ट्रक्शन है, पहला इंस्ट्रक्शन टाइप हो गया, तो ये डेटा ट्रांसफर की इंस्ट्रक्शन है, ये फिर उसका आप कोड हो गया। और फिर ये असेंबली में जो है हमारे पास इंस्ट्रक्शन है लोड एम क्यू, ठीक है। तो इस इंस्ट्रक्शन का काम है कि जो कंटेंट्स है मल्टीप्लायर क्वेश्चन के, उसको एक्यूमुलेटर में लोड करना है। इसी तरह से हर एक इंस्ट्रक्शन जो है मेरे ख्याल से वो इजीली अंडरस्टैंड की जा सकती है। इसी तरह से ये स्टोर है, स्टोर एम एक्स, ठीक। तो ये एम एक्स जो है ये बेसिकली मेमोरी की लोकेशन एक्स, एम ऑफ एक्स का मतलब मेमोरी लोकेशन एक्स जो है, ठीक है, उसके कंटेंट्स की बात हो रही है। तो स्टोर एम एक्स का मतलब कि जो एक्यूमुलेटर के अंदर जो कंटेंट्स हैं उसको मेमोरी लोकेशन एक्स पे ट्रांसफ़र किया जाए। तो ये हमने इंस्ट्रक्शन पहले भी हमने डिस्कस किया कि हम ये लोड के जो है ना आप कह सकते हैं ऑपोजिट काम करती है। लोड के अंदर किसी हम स्पेसिफिक मेमोरी लोकेशन से एक्यूमुलेटर में स्टोर कर सकते हैं डाटा को, और स्टोर के अंदर हम एक्यूमुलेटर का डाटा जो है उसको किसी स्पेसिफिक मेमोरी लोकेशन पे स्टोर कर सकते हैं। और ये हमारे पास लोड की डाटा ट्रांसफ़र फिर अनकंडीशनल जंप, ठीक है। और ये इसमें जंप इंस्ट्रक्शन है, उसका काम किया है कि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो है उसको जो मेमोरी लोकेशन है एक्स, उस पर जो बिट्स पड़ी हुई है 0 से 19 तक, ठीक है। तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो है उस एड्रेस से जो है रीड करनी चाहिए, अनकंडीशनल जंप है, ठीक है। तो ये हो गया जंप के बारे में। कंडीशनल जंप जो है वो काम करती है हमारे पास कि अगर एक्यूमुलेटर के अंदर नॉन नेगेटिव नंबर है तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को मेमोरी लोकेशन एक्स ये जो लेफ्ट हाफ है वहाँ से रीड करो और वहाँ पे जंप करो। अगर एक्यूमुलेटर में जो कंटेंट्स हैं वो नॉन नेगेटिव है तो ये कंडीशनल जंप होगी। और इसी तरह से अरिथमेटिक की एग्जांपल ले लेते हैं कि हमारे पास एट एम एक्स मतलब जो मेमोरी लोकेशन एक्स है वहाँ पे जो कंटेंट्स हैं उसको एक्यूमुलेटर के साथ ऐड करो और रिजल्ट को एक्यूमुलेटर में स्टोर कर लो, ठीक है। और इसी तरह से एड्रेस मॉडिफाई की जो है उसमें स्टोर एम, ठीक है, और एक्स लोकेशन एक्स, और उसके अंदर जो बिट्स नंबर 8 to 19 मतलब जो लेफ्ट हमारे पास एड्रेस फील्ड है मेमोरी लोकेशन एक्स पे, ठीक है, उसको जो है रिप्लेस करना है राइट मोस्ट बिट्स जो है एक्यूमुलेटर की। तो ये जो इंस्ट्रक्शन है स्टोर एम एक्स 8:19 ये इस तरह से काम, ये बेसिकली एड्रेस को मॉडिफाई करने के लिए किसी स्पेसिफिक लोकेशन पे एड्रेस स्टोर है मेमोरी लोकेशन पे और वहाँ पे उस एड्रेस को मॉडिफाई करना है, तो ये उसके लिए इस्तेमाल हुई। तो ये कुछ हमारे पास IAS जो कंप्यूटर सिस्टम था उसका इंस्ट्रक्शन सेट है, उसकी कुछ थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन होगी। अच्छा, फिर हमारे पास 1947 में एकर्ड एंड मॉकली ने एक एकर्ड मॉकली कंप्यूटर कॉरपोरेशन जो है वो बनाई, जिसका जो बेसिकली उसका ऑब्जेक्टिव था कि कंप्यूटर्स को मैन्युफैक्चर किया जाए कमर्शियली। 1947 में उन्होंने ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई और उसके अंदर उन्होंने जो कमर्शियल कंप्यूटर फर्स्ट बनाया यूनिवैक 1, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ये हमारे पास पहला सक्सेसफुल कमर्शियल कंप्यूटर था और इसके अंदर जो ऑब्जेक्टिव था कि इसको साइंटिफिक और कमर्शियल दोनों एप्लीकेशंस के लिए इस्तेमाल किया जाए। जो बिजनेस एप्लीकेशंस हैं, जैसे शुरू में जो सिस्टम बने उनमें तो ज़्यादातर जो काम था वो लैब्स के अंदर या साइंटिफिक कैलकुलेशंस है वो करनी है, लेकिन इसमें हमारे पास कुछ बिजनेस एप्लीकेशंस को भी टारगेट किया गया। वो सारे जो है इसमें यूज़ किए गए, यूएस ब्यूरो ऑफ सेंसस ने इसको यूज़ किया 1950 में कैलकुलेशन के लिए इसको इस्तेमाल किया। उसके बाद यही ऑर्गेनाइजेशन जो थी एकर्ड मॉकली कंप्यूटर कॉरपोरेशन, वो हमारे पास स्पेरी ब्रांड कॉरपोरेशन जो है उसका पार्ट बन गई और उसके बाद उन्होंने काम किया यूनिवैक 2 पे, जो कि डिलीवर किया गया 1950 में।
और इसके अंदर जो डिफरेंस था प्रीवियस वर्जन से वो ये कि इसकी मेमोरी कैपेसिटी ज़्यादा थी और इसकी परफॉर्मेंस प्रीवियस जो मॉडल था उससे अच्छी थी। तो उसमें मल्टी कम्प्लेक्स जो कंट्रोल जो आपके पास मल्टीपल एलयूज़ को यूज़ किया, ठीक है। और इसके अंदर जो एक अच्छी चीज़ थी वो ये थी कि बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी थी। अगर वो प्रीवियस वर्जन के लिए जो सॉफ्टवेयर बनाए गए हैं वो भी इस नए वर्जन पे रन हो सकते थे। तो ये एक बड़ा फ़ायदा था कि जो जिन लोगों ने इससे प्रीवियस वर्जन यूज़ किया है, अगर वो इस नए सिस्टम को यूज़ करना चाहते हैं तो उनकी जो इन्वेस्टमेंट सॉफ्टवेयर पे हुई है वो ज़ाया नहीं होगी, क्योंकि ये बैकवर्ड कंपेटेबल था। तो ये इसका एक बेनिफिट था। अच्छा, IBM जो है उन्होंने भी काफ़ी काम किया उस वक्त जब कमर्शियल सिस्टम्स आए। तो उस वक्त जो है ये IBM जो था बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरर था पंच कार्ड की प्रोसेस करने की जो इक्विपमेंट थे उनके लिए। और इन्होंने पहला जो कंप्यूटर जो कि सपोर्ट करता था स्टोर प्रोग्राम कॉन्सेप्ट को, वो 1953 में डिलीवर किया 701, ठीक है। और उसका जो ऑब्जेक्टिव था वो मोस्टली जो था वो साइंटिफिक एप्लीकेशंस के ऊपर था। उसके बाद उन्होंने 702 इंट्रोड्यूस किया, दूसरा मॉडल। और 1955 में तो इसके अंदर कुछ और उन्होंने हार्डवेयर फीचर्स इंप्रूव किए, तो काफ़ी ज़्यादा ये बिजनेस एप्लीकेशन के लिए सूटेबल था। तो उनकी पूरी एक सीरीज़ थी 7,000 कंप्यूटर्स की, जो कि उस वक्त बहुत ज़्यादा पॉपुलर थी और बहुत डोमिनेंट था एज ए कंप्यूटर मैन्युफैक्चरर IBM उस दौर के अंदर। अच्छा, सेकंड जनरेशन जो थी, फर्स्ट जनरेशन की तो हमने बात कर ली, जिसके अंदर हमारे पास उसके अंदर हमारे पास जो डिवाइस यूज़ होती थी, कंप्यूटर बेसिक जो यूनिट था कंप्यूटर सिस्टम को बनाने के लिए, वैक्यूम ट्यूब थी। तो सेकंड जनरेशन के अंदर हमारे पास ट्रांजिस्टर्स आ गए और ट्रांजिस्टर्स को यूज़ करके कंप्यूटर सिस्टम्स के बनाने के अंदर ट्रांजिस्टर्स को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अब ट्रांजिस्टर जो थे उसका बड़ा फ़ायदा ये था कि ट्रांजिस्टर जो थे उनका साइज़ एज़ कम्पेयर टू वैक्यूम काफ़ी छोटा था, स्मॉलर साइज़ के थे। ऑटोमेटिकली जो सिस्टम का साइज़ वो भी रिड्यूस हो गया और चीपर भी थे, उसको बनाना भी आसान था, साइज़ में भी कम और सस्ते भी। और उनसे जो हीट जो है वो प्रोड्यूस करते थे बहुत कम, जो है वो एज़ कम्पेयर टू वैक्यूम ट्यूब के वो हीट को प्रोड्यूस करते थे, जिसकी वजह से जो रिक्वायरमेंट थी कि उनको उनके लिए एयर कंडीशनिंग या कूलिंग सिस्टम जो रखना पड़ता था सिस्टम को टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, वो भी उसकी भी ज़रूरत कम होगी। तो एनर्जी एफिशिएंट भी हो गए इस तरह से। और ये डिवाइसेस हमारे पास ट्रांजिस्टर जो थे वो सिलिकॉन से बनते थे। बेसिकली इस पे जो है ये इन्वेंट किया गया, इसको बेल लैब्स में 1947 में, और फिर इसको 1950 में जो है ना पहला जो है ना ट्रांजिस्टराइज कंप्यूटर सिस्टम जो है वो मार्केट में अवेलेबल हुआ। तो ये हमारे पास ट्रांजिस्टर्स के, ये आपको यहाँ पे नज़र भी आ रहे हैं, ये तो यहाँ पे ये नज़र आ रहे हैं ट्रांजिस्टर। तो ये ट्रांजिस्टर के आने की वजह से बहुत बड़ी जो है इसके अंदर कंप्यूटर सिस्टम के अंदर चेंज आई। एक तो सबसे बड़ा साइज़ का भी बहुत बड़ा इशू था, बहुत बड़ा साइज़ था उसका। प्रीवियस जो कंप्यूटर्स थे उनके साइज़ बड़े होते थे और महंगे, कंपैरेटिवली उनको बिल्ड करना भी काफ़ी खर्चा होता था, फिर हीट प्रोड्यूस करना और ये सारी चीज़ें, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर सॉल्व हो गई जब ट्रांजिस्टर इंट्रोड्यूस हुए थे। ये हमारे पास कुछ जनरेशन्स हैं नज़र आ रही हैं इस टेबल में। इस तरह भी जो है कंप्यूटर की जनरेशन्स को कैटेगराइज किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ
कि उसके अंदर कितने ज़्यादा जो है इंटीग्रेशन हुई है, जितनी ज़्यादा इंटीग्रेशन हुई है, जितनी ज़्यादा जो बेसिक कंपोनेंट है उसके ट्रांजिस्टर्स को इंटीग्रेट किया जा सके, तो उतना ही उसके अंदर जो भी कैपेबिलिटी है ऑपरेशन पर सेकंड करने की वो बढ़ गई है। आप देखें हमारे पास शुरू में जो था वैक्यूम ट्यूब थी, ठीक है, फर्स्ट जनरेशन, तो उसके अंदर हमारे पास ये टेक्नोलॉजी जो थी, इसके अंदर ऑपरेशन या 40,000 ऑपरेशन पर सेकंड किए जा सकते थे। फिर हमारे पास सेकंड जनरेशन जब 1958 से 64 तक हम गए तो उसमें फिर बढ़ गई। उसके बाद स्मॉल एंड मीडियम साइज इंटीग्रेशन, इसके अंदर क्योंकि और जो ट्रांजिस्टर्स को चिप्स के अंदर इंटीग्रेट करने की कैपेबिलिटी बढ़ती गई, ठीक है, तो वो उसमें ऑपरेशन पर सेकंड भी बढ़ गए। इसी तरह से लार्ज स्केल इंटीग्रेशन में और हमारे पास कैपेबिलिटी ज़्यादा हो गई सर्किट्स को इंटीग्रेट करने की चिप के अंदर। तो उसी तरह से आप देख सकते हैं कि हमारे पास अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन है उसके अंदर। तो इसमें हमारे पास जितनी हमारे पास कैपेबिलिटी बढ़ती गई ट्रांजिस्टर्स को चिप के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांजिस्टर को इंटीग्रेट करने की, क्योंकि ये बेसिक कंपोनेंट है तमाम जो उसके अंदर हमारे गेट्स बनते यूज़ होते हैं, तो डिजिटल सर्किट बनता है। तो जितनी ज़्यादा कंपोनेंट्स जो हैं आप इंटीग्रेट कर सकते हैं तो उतना ही कम्प्लेक्स सर्किट डिज़ाइन किया जा सकता है और कम्प्लेक्स प्रोसेसर और उसके अंदर मल्टीपल कंपोनेंट्स यूज़ किए जा सकते हैं, तो उतना ही ज़्यादा आपके कंप्यूटर सिस्टम की स्पीड बढ़ जाती है। तो इस तरह से हमारे पास जो सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स थे उसके अंदर कॉम्प्लेक्स अर्थमेटिक और लॉजिक यूनिट जो है वो बनाने की कैपेबिलिटी आ गई। एलयूज और कंट्रोल यूनिट्स और कॉम्प्लेक्स बनाए जा सकते हैं क्योंकि भी ट्रांजिस्टर्स है उनका साइज छोटा है, आपके पास एक चिप के अंदर बहुत ज़्यादा कंपोनेंट्स को आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। दूसरा इस सिर्फ ये नहीं हुआ बल्कि इसके साथ साथ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी इंट्रोड्यूस हुई और उनको भी यूज़ किया गया। इसके साथ साथ सिस्टम सॉफ्टवेयर का कॉन्सेप्ट भी आया कि ये फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए कि यूज़र जो है आसानी से प्रोग्राम्स को लोड कर सके, डेटा को इनपुट डिवाइसेस से रीड करना, मूव करना पेरिफेरल डिवाइसेस से, और लाइब्रेरीज को लोड करना, और जो कॉमन कंप्यूटेशन हैं वो उसके लिए सॉफ्टवेयर जो है वो पार्ट ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर आ गया, ठीक है, तो ये और आसानी होगी। इसी तरह से उस वक्त जो है डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन जो है ये 1957 में जो है ये भी इसमें ये कॉरपोरेशन भी जो है उस वक्त हमारे पास बनी और इन्होंने काम किया। बहुत पॉपुलर हमारे पास सिस्टम है PDP-1, PDP सिस्टम जो है इस पर काम शुरू किया और उन्होंने पहला जो उसका वर्जन इंट्रोड्यूस किया वो था PDP-1, ठीक है। ये टेक जो हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन थी, कॉरपोरेशन थी, उन्होंने पहला जो इंट्रोड्यूस किया कंप्यूटर सिस्टम PDP-1 जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ। तो ये बेसिकली हमारे पास मिनी कंप्यूटर था, उसको मिड साइज कंप्यूटर कह सकते हैं। एक तो हमारे पास मेन फ्रेम है, तो ये मेन फ्रेम से आप कह सकते हैं थोड़ा सा मिड रेंज में था। तो ये मिड रेंज कंप्यूटर से ये इंट्रोड्यूस किए गए, तो बहुत ज़्यादा ये हमारे पास ये सिस्टम्स जो हैं पॉपुलर हुए सेकंड जनरेशन के अंदर। और इसमें जो है थर्ड जनरेशन में भी यही सिस्टम चलते रहे। ये हमारे पास IBM की 700 से 7000 सीरीज़ है और उसके मॉडल्स हैं और उसके अंदर जो टेक्नोलॉजीज़ यूज़ हुई हैं, मेमोरी टेक्नोलॉजी हमारे पास कौन सी यूज़ हुई है, मेमोरी साइज़, नंबर ऑफ कोड्स। तो हम एक इसको देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास 701 जो मॉडल था, ठीक है, 1952 में डिलीवरी हुई, या इसमें वैक्यूम ट्यूब्स इस्तेमाल हो रहे थे, ठीक है। तो मेमोरी टेक्नोलॉजी भी इलेक्ट्रोस्टैटिक ट्यूब्स थी और मेमोरी को एक्सेस करने के लिए जो टाइम रिक्वायर्ड था 30 हमारे पास माइक्रो सेकेंड थे। और इसी तरह से मेमोरी साइज जो था 2 to 4K था, नंबर ऑफ कोड्स जो थे उसमें 24 थे, इंडेक्स रजिस्टर 0 थे, हार्ड
वाइड फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट उसमें नहीं था, आईओ ओवरलैप चैनल नहीं यूज़ होते थे, इंस्ट्रक्शन फेच ओवरलैप नहीं होता था उसमें, ठीक है, स्पीड इसकी आ गई। इसी तरह से अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पे ये 1960 में जो हमारे पास 7090 मॉडल आया, तो उसमें हमारे पास अभी ट्रांजिस्टर बेस है, ठीक है। तो ट्रांजिस्टर बेस्ड टेक्नोलॉजी इसमें इस्तेमाल हुई, और आप देखें कि मेमोरी को एक्सेस करने का जो टाइम था वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो गया। इसको अगर हम कंपेयर करें, पहले जो मॉडल था हमारे पास, ठीक है, जो इनिशियल मॉडल वैक्यूम ट्यूब बेस था, आप देखो उसमें 30 था और इसमें 2.18 है, तो काफ़ी ज़्यादा जो है वो एक्सेस टाइम जो है वो इंक्रीज़ हो गया। ऑटोमेटिकली आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस भी अच्छी होगी इससे। और इसी तरह इसके अंदर जो और मेजर चेंजेस थी, वो मेमोरी का साइज़ भी आप देख लें काफ़ी बढ़ गया, 2K से 32K, नंबर ऑफ कोड भी 24 से फर्स्ट अगर उसको देखें मॉडल, इसमें 169 हो गई। फर्स्ट मॉडल में ज़ीरो इंडेक्स रजिस्टर इसमें 3 हैं, जो इनिशियल मॉडल था उसमें 40 पॉइंट मिनट नहीं था, इसमें मौजूद है, ठीक है। ओवरलैप चैनल्स भी यूज़ हो रहे हैं, आईओ इंस्ट्रक्शन फेच इसमें भी ओवरलैप नहीं थी, और स्पीड जो है आपकी रिलेटिव टू फर्स्ट मॉडल जो है उसमें भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ आई है। तो ये हमारे पास कुछ IBM की जो मॉडल्स थे जो पॉपुलर थे उस वक्त, IBM 700/7000 जो सीरीज़ थी, और उसकी कुछ मेन फीचर्स